हेलो दोस्तों, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पाठशाला में। यहाँ अपन क्लास 10th की मैथमेटिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स को अपन अलग-अलग यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, लाइक नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अभी अपन यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपनी यूनिट फर्स्ट है नंबर सिस्टम। इस यूनिट में अपने एक चैप्टर है जो अपना पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे कि एक फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे। अपन एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फिर अपन पढ़ेंगे HCF एंड LC। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स में अपन पढ़ेंगे कि कोई एक नंबर आपको दिया होगा लाइक √2, √3 या 2+√5 या फिर 3√5। इस तरह के आपको नंबर दिए हुए होंगे। आपको ये प्रूफ करना है कि कैसे ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ऐसे अपन अलग अलग 4 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करते हैं रियल नंबर से। इसमें एक वर्ड है नंबर। नंबर आप फर्स्ट क्लास से सुनते आ रहे हो, नंबर वर्ड। अब नंबर आप जैसे स्कूल में गए, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट क्लास में गए थे तो आपने क्या पढ़ा था? आपने सबसे पहले काउंटिंग पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? काउंटिंग। आपने पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपने काउंटिंग सीखी थी सबसे पहले। ठीक है, तो ये क्या है? नंबर्स है। तो अब नंबर्स को फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में, कि ये वाले नंबर इनको क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे। तो अभी अपन इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे रियल नंबर्स। बाकी आप पीछे की क्लासों में पढ़ के आ चुके हो, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, है ना, सम विषम नंबर जिनको बोलते हैं अपन, प्राइम नंबर, कॉम्पोसाइट नंबर जिनको भाज्य और अभाज्य संख्याएं बोलते हैं अपन। और आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राकृत, पूर्णांक। फिर आपने रेशनल, इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय पढ़ा है। यहाँ अपने पास है रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे समझो इसको कि मेरे पास इस हाथ में सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्या है, और इस हाथ में मेरे पास सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्या है। मैंने क्या किया, दोनों नंबर्स को एक साथ मिक्स कर दिया, ये सारे के सारे एक जगह कर दिए। ये अब ये जब एक जगह हो गए तो ये सारे नंबर एक साथ क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे रियल नंबर्स। क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब रियल नंबर्स आपको पता चल गया कि रियल नंबर्स में दो नंबर आएंगे, एक तो आएगा रेशनल और एक आएगा अपने पास इरेशनल। अब रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, ये आप 8th और 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो। मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है। रेशनल नंबर को आप, डेफिनेशन आपने सीखी थी 9th क्लास में, कि जिन नंबर्स को अपन p बाई क्यू फॉर्म में लिख सके, जहाँ p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, p और q का HCF क्या हो, 1 हो। HCF क्या होता है वो पढ़ेंगे इस टॉपिक में। HCF 1 हो इसका मतलब क्या आता है कि p और q दोनों में कॉमन फैक्टर कितना हो, मैक्सिमम, सॉरी, उसका कॉमन फैक्टर ओनली कौन हो, 1। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं। ठीक है, अब रेशनल नंबर को अपन ऐसे समझो आप सिंपल तरीके से। अब ये डेफिनेशन बोले आपने p बाई क्यू, अब आपको सर p बाई क्यू क्या होता है,
इसको अपन इजी तरीके से, अच्छा एक डेफिनेशन आपने डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में भी पढ़ी है कि जिन जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो अगर टर्मिनेटिंग हो मतलब शांत हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, या रिक्यूरिंग जिनको बोलते हैं मतलब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, वो दोनों भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या। अब इन दोनों डेफिनेशंस का अपन सिंपल तरीके से समझते हैं। आप ऐसे समझो आपके पास इंटीजर्स है, इंटीजर जानते हो, इंटीजर्स में जीरो आता है, पॉजिटिव नंबर्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं -1 -2 -3 एंड दैट्स ऑल, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। आपको क्या करना है, कोई भी दो इंटीजर पिक करने हैं, कोई भी दो, ठीक है। एक बार मैं जीरो को भी ले रहा हूँ ना, बाद में अपन देखेंगे कि वो लिखते हैं ना क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। एक बार आप कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, एक तो मैंने ले लिया 3 और एक मैंने ले लिया 4। अब यहाँ आप कहोगे सर पॉजिटिव लेने हैं दोनों, दोनों नेगेटिव लेने हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है, आपकी इच्छा है। साइन है, साइन आप बाद में सोल्व कर लेंगे। आपको कोई भी दो इंटीजर लेना है, जैसे 3 और 4 लिया, एक इंटीजर मैंने 3 ले लिया, एक 4 ले लिया, ठीक है। अब किसी एक इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर दो, या तो 3 को 4 से डिवाइड कर दो या 4 को 3 से डिवाइड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 को डिवाइड किया 4 से, 3/4 डिवाइड कैसे करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 इसमें जाएगा नहीं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अपन डेसिमल दशमलव आ जाएगा, यहाँ एक जीरो आ जाएगा। अब 4 से 30 डिवाइड होगा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, 28। इसको माइनस किया 2, यहाँ पे एक जीरो आ गया, ये 5 टाइम्स हो गया, ये 20, और यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब देखो यहाँ पे चार चीजें आपके पास, एक तो ये थ्री था, ये जीरो तो अपने बाद में लिखा ना, एक तो ये 3 था, एक 4 है, एक 0.75 है, और एक ये जीरो है ना। ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं डिवाइजर, भाजक। ये क्या होता है, डिवाइडेंड, जिसको अपन बोलते हैं भाज्य। ये क्या होता है, भागफल, क्वेश्चन। और ये क्या है, रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। ये चार चीजें। तो ये जो यहाँ पे ये जो भागफल आया, ये जो क्वेश्चन आया, ये क्या क्या हो सकता है, ये एक तो ये एक इंटीजर्स हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर ही हो, डिवाइड होगा तो कंप्लीटली, ठीक है। तो एक तो हो सकता है इंटीजर, और श्योर है पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना। फिर और क्या हो सकता है, और हो सकता है कोई भी डेसिमल, ठीक है। अब ये डेसिमल दो तरह का ही हो सकता है, या तो होगा टर्मिनेटिंग, या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन की क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। आपने ये भी देखा होगा ना, ये रेशनल नंबर को अपन कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैपिटल क्यू ये रहा, ये कैपिटल क्यू, क्यू का मतलब क्वेश्चन, जो भागफल है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन तो वो आ गई यहाँ पे, जो डेसिमल एक्सपेंशन की कोई, या तो क्या हो टर्मिनेटिंग हो डेसिमल एक्सपेंशन, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। वो डेफिनेशन यहाँ से आ गई। अब दूसरी डेफिनेशन जो अपन पी बाई क्यू वाली देखते हैं, वो देखो क्या है, अपन ने क्या किया, दो इंटीजर लिए, कोई भी दो इंटीजर लिए। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे मान लो 3 नेगेटिव होगा 4 पॉजिटिव होगा, तो ये जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने पर, ये जो 3/4 की जो वैल्यू आई है 0.75, ये अगर ये माइनस का होगा ये माइनस आ जाएगा, दोनों माइनस के होंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके ये प्लस के आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंबल है वो, सॉरी साइन है, वो साइन अपन बाद में सोल्व कर लेंगे। तो अपन ने कोई भी दो रेशनल नंबर
सॉरी 2 इंटीजर अपन ने पिक किए थे। तो मैं कोई भी 2 इंटीजर ले रहा हूँ, तो उन कोई भी 2 इंटीजर को नाम दे दूँगा क्या? P और Q। आपकी इच्छा है, आप A और B भी दे सकते हैं, आप M और N भी दे सकते हैं, X और Y भी दे सकते हैं आप। आपकी जो मर्ज़ी है वो नाम वो अल्फ़ाबेट दे दीजिए। तो मैंने P और Q नाम दे दिया। तो आपने क्या किया, कोई भी 2 इंटीजर पिक किए, उनको मैंने नाम दे दिया P और Q। तो मैंने क्या किया कि 2 इंटीजर P और Q लिए, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, डिवाइड किया उन दोनों को। उन दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड किया मतलब P बाई Q। 3 को 4 से डिवाइड किया, तो 3 बाई 4 यानी P बाई Q। ठीक। तो P बाई Q फॉर्म में मैंने लिख दिया। P और Q दोनों क्या हों? इंटीजर हों। अब ये कह रहा है Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो आप मेरे को ये बताओ कि Q क्या है? Q डिवाइजर है, भाजक है। अब डिवाइजर 0 नहीं हो सकता कभी भी। 0 से किसी नंबर को डिवाइड कैसे करोगे? नहीं कर पाएंगे। अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से जिससे डिवाइड करते हैं उसको उसके टेबल बोलते हैं ना अपन, कि 4 को ये 30 से डिवाइड करते हैं 7 टाइम्स हुआ। तो 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 से कितने टाइम्स डिवाइड करोगे? 0 1 जा भी 0 होता है, 0 2 जा भी 0, 0 3 जा भी 0। कितने टाइम्स करोगे? इसलिए 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपन Q की वैल्यू क्या नहीं लेते हैं? 0 नहीं लेते। ठीक है। फिर अपन ये बोलते हैं कि P और Q के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कहने का मतलब उनके HCF, किसका HCF? P और Q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे मैं ऐसे लिखूं, एक नंबर लिखूं मैंने 6 और 8, इस ये भी तो दोनों इंटीजर हैं, 6 और 8। 6 में 8 से डिवाइड करो, तो ये दोनों देखो 2 से कट हो रहे हैं। 2 से ये कट हो रहा है 3 टाइम्स, 2 से ये कट हो रहा है 4 टाइम्स। आपने देखा ये नंबर तो ये आ गया, ये वाला। इसकी वैल्यू भी 0.75 ही होगी। तो इन दोनों 3 और 4 के बीच में तो कॉमन फैक्टर कौन है? 1। लेकिन 6 और 8 के बीच में कॉमन फैक्टर कौन है? 2। ठीक है। तो 1 के अलावा अगर कोई और फैक्टर होगा कॉमन तो वो कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में यही निकल के आना है। ऐसी बात नहीं है कि ये रेशनल नहीं है, रेशनल है। लेकिन ये क्या है? इसके इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है। इसको अपन तुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अपने डेफिनेशन कहाँ से बनी कि P बाई Q की फॉर्म में लिख सके? P और Q दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो। Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। P और Q के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 ही होना चाहिए। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर होगा तो वो लास्ट में उससे कट के और क्या आएगा? ये वैल्यू वापस आ जानी है। तो ये क्या हो गई अपनी रेशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है। इसे क्यू से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, समझ गए? क्यू कहाँ से आया? क्वेश्चन से आया, भागफल से। ये तो हो गई रेशनल की। इरेशनल, इरेशनल क्या होंगे? कि रेशनल को छोड़ के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? इरेशनल में आ जाएंगे। इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे? अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। क्या अंडर रूट 4 आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। और 2 तो क्या है? एक इंटीजर है। 2 को अपन 2/1 लिख सकते हैं E बाई क्यू की फॉर्म में। अंडर रूट 5 आ जाएगा, अंडर रूट 6 आ जाएगा, अंडर रूट 7 आ जाएगा, अंडर रूट 8 आ जाएगा। क्या अंडर रूट 9 आएगा? नहीं, क्योंकि अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3, जिसको अपन 3/1 लिख सकते हैं P बाई क्यू की फॉर्म में। फिर अंडर रूट 10 इस तरह से और भी इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। एक जो पाई होता है, पाई, वो भी इरेशनल नंबर है। ठीक है। क्योंकि इन दो के अलावा एक डेसिमल एक्सपेंशन और होता है, कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अशांत, अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग भी बोल सकते हो आप, नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हो। तो आपको पता है पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कभी एंड नहीं होता है, उसमें कोई फिक्स नंबर वो रिपीट भी नहीं होते हैं। इसलिए पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये अपन ने रेशनल और इरेशनल नंबर को एक बार थोड़ा सा क्या कर लिया? रिवाइज कर लिया। ओके, ठीक है। अब अपन आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर एक साथ क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, ठीक है। अब अपना सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
भाई अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक जिसको अपन बोलते हैं अंक गणित, क्या बोलते हैं? अंक गणित। ना गणित के अलग अलग पार्ट्स हैं, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है ना? अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, ज्यामिति जिसको बोलते हैं। तो अंक गणित जो अरिथमेटिक है उसकी फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो क्या होता है, आपको कोई भी एक कॉम्पोसाइट नंबर लेना है। अब देखो यहाँ पे मैं दो वर्ड यूज करूंगा, एक तो कॉम्पोसाइट वर्ड यूज करूंगा, एक प्राइम प्राइम वर्ड यूज करूंगा। कॉम्पोसाइट नंबर और प्राइम नंबर, थोड़ा इनको एक बार समझ लेते हैं, ये पूरे चैप्टर में आएंगे दोनों वर्ड्स। अब अगर किसी भी नंबर के, कोई नंबर है आपके पास, ठीक है, कोई भी नंबर, कौन सा? इंटीजर, कोई भी इंटीजर नंबर है, उसके अगर एग्जैक्टली कितने, दो, एग्जैक्टली अगर दो उसके फैक्टर होंगे, दो क्या होंगे? फैक्टर होंगे। फैक्टर क्या होते हैं? अभी अपन एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर का मतलब हो गया कि कोई नंबर है वो किन किन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, वो उसके फैक्टर होते हैं। तो अगर एग्जैक्टली दो फैक्टर हैं उसके, तब तो वो क्या है? प्राइम नंबर है। अगर उसके दो से ज्यादा अगर उसके फैक्टर है, तो वो क्या है? कॉम्पोसाइट। जैसे वन है, वन ना तो कॉम्पोसाइट है और ना प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि वन के सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, कौन? वन खुद। टू है तो टू के दो फैक्टर होते हैं, कौन? एक तो वन और एक टू। एक से भी कंप्लीटली डिवाइड है ये, और टू से भी कंप्लीटली डिवाइड है। तो इसके दो फैक्टर आ गए, तो एक्जैक्टली जिसके दो फैक्टर है वो कौन है? प्राइम नंबर। तो दो एक प्राइम नंबर है। तीन के भी एक्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, तीन के। चार नहीं, चार के कौन कौन होते हैं? एक से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है, दो से भी होता है और चार से भी होता है। तो देखो दो से ज्यादा फैक्टर, इसलिए चार किस में आएगा? कॉम्पोसाइट नंबर। पांच प्राइम नंबर है, छह में छह कॉम्पोसाइट आ गया, ये टू और थ्री से भी डिवाइड होता है। सेवन प्राइम नंबर आ गया, इस तरीके से। एट इज कॉम्पोसाइट हो जाएगा, नाइन कॉम्पोसाइट, टेन कॉम्पोसाइट, इलेवन प्राइम। तो कॉम्पोसाइट और प्राइम नंबर आप समझ गए, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। क्या कहती है ये थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसके बाद अपन समझते हैं इसको। एवरी composite number can be expressed by the product of prime numbers. This expression is unique, ठीक है। और ये जो यूनिक एक्सप्रेशन आपने लिखा है ना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहलाता है उसका? प्राइम फैक्टराइजेशन। हम सुना आपने प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड।
ठीक है, ये यूनिक होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका मतलब क्या है, एवरी कॉम्पोसाइट नंबर, एवरी कॉम्पोसाइट नंबर कौन कौन से हैं, 4 है, 6 है, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ऐसे और भी। ठीक, क्या होते हैं कॉम्पोसाइट, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ये हो गए। कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एज प्रोडक्ट ऑफ, इसको ऐसे लिख लो, एज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इन सभी को आप, जो प्राइम नंबर्स है अपने पास, प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इन सब के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, और वो भी यूनिकली लिख सकते हो। कैसे, जैसे 4 है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2। देखो दो प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर के मल्टीपल, दोनों है सेम, 2 इंटू, लेकिन दोनों के मल्टीपल के रूप में। क्या 4 को इन दो प्राइम नंबर्स के अलावा किसी और तरीके से लिख सकते हो मल्टीपल की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में? नहीं। 6 है, 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। देखो दो प्राइम नंबर है, इनके प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है 6 को लिखने का प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। ठीक, ऐसे तो आप 6 इंटू 1 लिख सकते हो, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 8 है, 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 है, 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3। 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5। कहने का मतलब है कि जितने भी कॉम्पोसाइट नंबर हैं उनको आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आप यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इन कॉम्पोसाइट नंबर का, वो क्या कहलाता है, उसका, इसका, इन नंबर्स का क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है। अब देखो ये कहाँ काम आती है, इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन में है। क्वेश्चन ये है, एक एग्जांपल है अपने पास, 4 की पावर n है। आपसे पूछा गया है कि 4 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, n एक नेचुरल नंबर, n क्या है, एक नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट्स वन। ठीक है, अब इस 4 की पावर n का मैंने एक्सटेंशन किया, इसको बढ़ाया, मैंने बढ़ाया मतलब वैल्यूज पुट करता गया मैं, 4 की पावर 1 रखा तो 4 आया, 4 की पावर 2 तो 4 इंटू 4 यानी कि 16, ऐसे में आगे। तो आपसे पूछा ये गया कि n की किसी वैल्यू के लिए, क्या n की किसी वैल्यू के लिए ये जो 4 की पावर n का जो वैल्यू है, उसमें जो फर्स्ट डिजिट है, ये फर्स्ट डिजिट, क्या ये 0 आएगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, 0 कब आएगा, 0 तब आएगा जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। भाई आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी है कि किसी भी नंबर को, कॉम्पोसाइट नंबर को, आपको पता है ये कॉम्पोसाइट नंबर है, इनको आप, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो यूनिकली। अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन में, यानी इन प्राइम नंबर्स में, आपको पता है सिर्फ 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तब 10 बनेगा, यानी 0 आएगा। अगर किसी भी नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कहीं पे भी आपको 0 नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होगा तो ही 0 मिलेगा। अगर एक पेयर मिल गया आपको 2, 5 का, तो एक 0 मिलेगा, यानी यूनिट डिजिट जो फर्स्ट इकाई अंक है वो 0 आ जाएगा। अगर दो पेयर मिल गए तो दो 0 आ जाएंगे, तीन पेयर मिल गए तो तीन 0 आ जाएंगे। अब आपको पता है 4 की पावर n, 4 की पावर n क्या होता है, 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, और इसकी पावर n है। 2 इंटू 2 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, इसकी पावर n है। 2, आपको पता है पावर के ऊपर पावर होते हैं तो दोनों पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हैं। तो 2 की पावर 2 और n मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, 2n आ गया। अब देखो आप यहाँ पे 2 की पावर चल रही है, 2 की पावर आएंगे, n की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे तो 2 की आपको पावर मिलती रहेंगी। 2 की पावर मिलने का मतलब क्या है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे चलेगा, 5 तो कहीं आएंगे।
तो 5 नहीं आया, इसका मतलब 0 नहीं बनेगा। तो आप कहोगे कि 4 की पावर n में n की किसी भी वैल्यू के लिए 4 की पावर n का जो जो लास्ट डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो गई अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब अपनी दो टॉपिक बच गए, एचसीएफ एलसीएम और इर्रेशनल नंबर। किसी नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसका एक क्वेश्चन और है अपने पास बुक में, 6 की पावर n को आपको चेक करना है कि n की किसी वैल्यू के लिए क्या ये इसका जो एंड डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो क्या 0 होगा, वो आप चेक करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कोई भी डाउट हो तो इसे कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि हमारे ये डाउट है। ओके, बाय बाय।